बहुत ज़माना पहले जब जापान के पहाड़ कहानियों में लिपटे हुए थे और हवा में माजी की आवाजें घुलती थीं, एक खामोश से गांव में एक मर्द और उसकी बीवी रहते थे। कई बरसों तक उनके घर में हंसी गूंजती रही और उनके गोदाम भरे रहते थे। खुशहाली उनके साथ एक लॉयल शैडो की तरह चलती रही, मगर साए लंबे हो जाते हैं और किस्मत धुन की तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल गई। एक एक करके उनकी दौलत खत्म होती चली गई, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ उनकी बेटी रह गई, जो सुबह के उजाले जैसी खूबसूरत और बहार की बारिश जैसी नरम दिल थी। गांव वालों ने पुरानी मेहरबानियों को याद करते हुए मदद की पेशकश की, मगर बूढ़ा जोड़ा दुख और प्राइड से टूटा हुआ कहीं और जाने का फैसला कर चुका था। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और गांव छोड़कर दूर देहात की तरफ निकल पड़े, ऐसी जगह जहां कोई उनके जवाल को ना जानता हो। उनका नया घर पहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान एक सादा सा मकान था। माँ और बेटी दिन भर ईमानदारी से काम करती, सफाई, बागबानी, सिलाई, जबकि बाप घंटों एक ही जगह बैठा खाली नजरों से सामने देखता रहता। उसकी आंखें अब हाल को नहीं देखती थीं, वो अब भी चमकते हुए पास से चिमटी हुई थीं। हर दिन उसका दिल मजीद बोझल होता गया, यहाँ तक कि एक सुबह वो अपनी चारपाई से दोबारा ना उठा। गम उसे खामोशी से अपने साथ ले गया, बिल्कुल रात के उतरने की तरह। माँ और बेटी ने मौसमों के बदलने तक सोग मनाया। जब आंसू खुश्क हो गए तो माँ ने एक ऐसी बात महसूस की जिसने खुशी के बजाय खौफ पैदा कर दिया। बेटी की खूबसूरती और भी निखर गई थी। गम और वक्त ने उसे और गहरा कर दिया था। जो मंजर कभी उसके दिल को खुशी से भर देता, अब उसी ने उसे लर्जा दिया। अब जब वो दुनिया में अकेली थी, माँ अपनी बेटी की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद रहने लगी। अपनी बेटी को महफूज रखने के इरादे से माँ ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानती थी: मेहनत, आजिज़ी, खामोशी और बर्दाश्त। लड़की ने हर बात मान ली, ना कोई सवाल किया, ना कोई शिकायत। फिर एक नम आलूद बहार में बीमारी चुपके से घर में दाखिल हो गई। माँ दिन बदन कमजोर होती गई, यहाँ तक कि उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। तुम बहुत जल्द दुनिया में अकेली रह जाओगी बा। खूबसूरती खतरे को इसी तरह खींच लाती है जैसे रोशनी परवानों को। जाओ अंदर, संदूक में एक लकड़ी की कैप रखी है, ले आओ। उसने अगले कमरे से एक लकड़ी की केब लाने का हुक्म दिया, सादा, भारी और बहुत पुरानी। लड़की ने वो खुद अपने सर पर रखी और उसे इतना नीचे खींच लिया कि उसका चेहरा साए में छुप गया। यूं लगा जैसे उसकी खूबसूरती रात के अंधेरे में गुम हो गई हो। आखिरकार मुतमईन होकर माँ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लड़की इस कदर रोई कि उसके जिस्म में आंसू बाकी ना रहे। गम ने उसके सीने को खोखला कर दिया, मगर दुख भूख को नहीं रोक सकता था और तन्हाई मायूसी से भी ज्यादा भारी साबित हुई। जब कोई उसे सहारा देने वाला न रहा तो उसने अपना थोड़ा सा सामान समेटा। सुबह के वक्त वो खुले रास्ते पर कदम रख चुकी थी। वो कई दिनों तक चलती रही, धुन में लिपटी हुई छोटी पहाड़ियां पार करती और वादियों से गुजरती जहां ठंडे चश्मे जमीन को काटते हुए बहते थे। उसके पाँव छिल गए, कंधे दुखने लगे, मगर वो रुकी नहीं। आखिरकार एक मोड़ के बाद उसकी नजर वसी खेतों और पक्की छतों वाले एक अमीर जमींदार की जागीर पर पड़ी। खौफ को निगलते हुए वो दरवाजों तक पहुंची और काम मांगा। निगरानों ने उसकी खामोशी को परखा, उसके चेहरे पर पड़े लकड़ी के हेलमेट पर हंसे और उसे सबसे सख्त मेहनत वाला काम दे दिया। सुबह की पहली रोशनी से लेकर शाम को आसमान के सुर्ख हो जाने तक वो खेतों में काम करती रही। सूरज बेरहमी से सर पर तपा, गिर्द उसकी जिल्द से चिमट गई, पसीना कपड़ों को भिगो गया, मगर हेलमेट कभी उसके सर से न उतरा। किसान रुक कर घूरते, बच्चे सरगोशियां करते और उंगलियां उठाकर इशारे करते और हंसी उसके पीछे पीछे चलती। जल्द ही उसका कोई असल नाम ना रहा। लोग उसे सिर्फ हाची हिमे कहते, यानी द गर्ल विद द वुडन हेलमेट। कुछ नौजवान जो अपनी फजूल क्यूरियोसिटी में बेपरवाह और जालिम थे, चुपके से उसके पीछे आ जाते
और हेलमेट छीनने के लिए हाथ बढ़ाते। वो न चीखी न फरियाद की, बस सीधी खड़ी हुई पलटी और खामोशी से उनका सामना किया। उसकी उस खामोश मजबूती में कुछ ऐसा था जो उन्हें हिचकिचा देता, शर्मिंदा कर देता और वो पीछे हट जाते। वो फिर इसी तरह अपने काम में लग जाती जैसे वो वहाँ कभी आए ही ना हो। उसकी मजदूरी बहुत कम थी, बस इतनी कि जिंदगी चल सके। उसके खाने भी सादा से होते, पतले प्याले भर चावल और हल्का सा शोरबा। फिर भी हर रात जब वो थकी हारी अंधेरे आसमान के नीचे लेटती, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता। उसने अपना वादा निभाया था। उसकी माँ के अल्फाज आज भी उसकी हिफाजत कर रहे थे, दीवारों और हथियारों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक दोपहर जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक रहा था, जागीरदार खेतों से गुजरा। तुम दिन भर बगैर रुके काम करती रहती हो, थकती नहीं? मालिक, मगर काम रुकना नहीं चाहिए। ये लकड़ी का मास्क क्यों पहनती हो? ये मेरी माँ की नसीहत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इसी शाम उसने उसे घर बुलाया और बताया कि अब से वो अंदर काम करेगी, उसकी बीमार बीवी की देखभाल करेगी। कई महीनों बाद पहली बार जिंदगी कुछ सॉफ्ट सी लगने लगी। काम हल्का था, हवा ठंडी, आवाजें मेहरबान। उम्मीद जो मुद्दतों से कहीं दफन थी, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जागने लगी। फिर एक सुबह घर में अचानक नई सी एनर्जी महसूस होने लगी। बड़े बेटे की क्यूटो से वापसी हो चुकी थी, तालीम याफ्ता, निखरा हुआ, मगर शहर की न खत्म होने वाली चमक दमक से थका हुआ। सुकून की तलाश में वो सुबह की हल्की रोशनी में बाग में टहलने लगा, खिलते हुए फूलों के दरमियान से गुजरता हुआ, ओस से भीगे पथरीले रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ। तब उसकी नजर उस पर पड़ी। ने वो लड़की खामोशी से बाग के रास्तों पर चल रही थी, पानी उठाए हुए। उसकी मौजूदगी अजीब भी थी और दिल को खींचने वाली भी। तजस्सुस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद एक दरख्त के मोटे तने के पीछे छुपा हुआ वो उसे देखता रहा जब वो एक नदी के किनारे झुककर मुंह धोने लगी। एक लम्हे के लिए वुडन हेलमेट जगह से हट गया। उसका चेहरा पानी की हल्की हल्की लहरों में नजर आया, साफ, रोशन। ये मंजर उसे बिजली की तरह लगा। इसी एक लम्हे में वो दुनिया जिसे वो जानता था, क्यूटो की शान, उसकी मौसीकी और रोशन लाइट्स, सब पीछे रह गए। अब बस पानी में झलकता वो अक्स था और ये यकीन कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब वो अपने खानदान के सामने खड़ा हुआ और वुडन हेलमेट पहनने वाली लड़की से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मैं हाची हिमे से शादी करना चाहता हूँ, तो उसकी आवाज पुरसुकून थी, मगर उसके पीछे जो फैसला था वो बिल्कुल इमूवेबल था। घर में हंगामा मच गया, आवाजें बुलंद हो गईं, गुस्से और हैरत से भरी हुई। नौकर कोने कोने में सरगोशियां करने लगे। रिश्तेदारों ने बेरहम रूमर्स घड़ लिए। वो उसके हसब नसब, उसकी खामोशी और उसके वुडन हेलमेट पर बातें करते रहे। लफ्जों के जरिए उसकी इज्जत छीनने की कोशिश करते रहे, मगर वो जरा भी न डगमगाया। वो सब कुछ खामोशी से सुनता रहा, बगैर किसी रद्द-ए-अमल के। उसका अज़्म पत्थर की तरह सख्त था, मगर सबसे बड़ा झटका खानदान की तरफ से नहीं आया, बल्कि उसकी तरफ से। हाची हिमे ने उसे इनकार कर दिया। मैं ये शादी नहीं कर सकती। न गुस्से में न गुरूर में, बल्कि एक खामोश खौफ के साथ। उसने सर झुका लिया और घर के सुकून और हम आहंगी की बात की। वो घर में किसी किस्म का इख्तलाफ या कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहती थी। दिन के वक्त वो हमेशा की तरह काम करती रही, खामोश और पुरसुकून। मगर रात को वो अकेले रोती, आंसू उसके तकिए को भिगो देते और उसका दिल मोहब्बत और फर्ज के दरमियान बट कर रह जाता। उस जिंदगी के दरमियान जिसकी वो ख्वाहिश शक्ति थी और उस वादे के दरमियान जिसे तोड़ने से वो डरती थी। आखिरकार जब उसकी ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी थी, उसकी माँ ख्वाब में उसके पास आई। उसने अपनी बेटी से कहा, जो रास्ता सामने है वो खतरा नहीं बल्कि डेस्टिनी है। जब हत्सुची हिम्मे जागी, उसका दिल पुरसुकून था। अगली बार जब मालिक के बेटे ने उससे पूछा
उसने हाँ कह दी। मुझे आप कबूल हैं। तैयारियां फौरन शुरू हो गईं। हालांकि पूरा घर गॉसिप और तंजिया हंसी से गूंज रहा था। उस दुल्हन पर जो अपना चेहरा छुपाए रखती थी, क्रूअल अंदाज में विस्पर कर रहे थे। फिर भी शादी की तैयारियां ग्रैंड और रोशन अंदाज में जारी रहीं। खुद उस दिन हातशी हिमे को शहजादी के लायक रेशमी लिबास पहनाया गया, निहायत निफासत से कढ़ाई किया हुआ, जो कैंडल लाइट में हल्की सी चमक दे रहा था। खादमाएं वुडन हेलमेट की तरफ बढ़ीं, उसके बाल बनाने के लिए बेताब, मगर वो हिला तक नहीं। उन्होंने जोर से खींचा, हाथों में तनाव आ गया, यहाँ तक कि हाथशी हिमे दर्द से चीख उठी। बैठ जाओ सब। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। फौरन दूल्हा अंदर आया, उसके चेहरे पर गहरी तशवीश थी। उसने खादमाओं को एक तरफ किया और उसके हाथ थाम लिए। मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो, वुडन हेलमेट के उसकी आवाज मजबूत और बेलचक थी और यूं रस्म शादी शुरू हुई। जमा मेहमानों के सामने दुल्हा दुल्हन इकट्ठे घुटनों के बल बैठे जब मुकद्दस प्याला उनके पास लाया गया। जैसे ही उन्होंने उसमें से पिया और प्याला रख दिया, फजा में एक अजीब सा इर्ताश महसूस हुआ। अचानक एक जोरदार क्रैक पूरे हॉल में गूंज उठा। वुडन हेलमेट टूट गया। उसमें से जवाहरात बह निकले, हीरे और कीमती पत्थर जो गिरे हुए सितारों की तरह चमक रहे थे। कमरे में हर तरफ से गैस सनाई देने लगी, मगर उन बिखरे हुए जवाहरात से भी ज्यादा रोशन खुद दुल्हन थी। आखिरकार जाहिर होने पर उसकी खूबसूरती हर कहानी, हर अफवाह और हर तसव्वुर से कहीं बढ़कर थी। यूं लगता था जैसे रोशनी खुद उसके गिर्द जमा हो गई हो, जैसे ये लम्हा आने का इंतजार दुनिया ने भी किया हो। फिर अचानक खुशी फूट पड़ी, जैसे तूफान के बाद धूप निकल आए। मौसीकी, हंसी, हैरत और तारीफ एक साथ बुलंद हो गईं। वो दोनों लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजार गए और उन्हें बहुत से बच्चे नसीब हुए, जिनकी मेकी और खूबसूरती पूरे जापान में मशहूर हुई। और द गर्ल विद द वुडन हेलमेट की कहानी एक दास्तान बन गई।